हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय भारत। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सुपर 3000 एमसीक्यू सीरीज जो है वहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिस्कशन करने वाला है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी के ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, जो जेई के पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं, तो वो किस टाइप के होते हैं और वहाँ पर किस तरह से फटाफट हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम ज़्यादा ध्यान देंगे। ऑल राइट, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर दैट गिवन इज टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट। ओके, दो कार्ड्स सक्सेसिवली ड्रॉ किए जाते हैं विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ऑब्वियसली यस। लेट x बी द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ एसिस। ओके, x क्या है हमारा रैंडम वेरिएबल, हो है हमारा नंबर ऑफ एसिस है। तो हमें x का वैल्यू 1 हो और x का वैल्यू 2 हो, तब हमें प्रोबेबिलिटी का सम करना है। ओके, तो देखो यहां पर हम x को या फिर कार्ड जो s का है उसको अगर हम सक्सेस मान ले, तो s कार्ड आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/13 रहेगी ना, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 4/15, राइट, सॉरी 4/52, दैट्स 1/13। तो फेलियर का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा हमारा 12/13। मैं p और q यहां पर ले सकता हूं क्योंकि ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, प्रोसेस जो हो रहा है वो विथ रिप्लेसमेंट हो रहा है, पहला कार्ड निकाल के वापस रख दिया जा रहा है। सो ये बर्नौलीज जो ट्रायल है उनके सारे रूल्स फॉलो करेगा। ओके, तो P और Q मुझे मिल गया सिंपली। ओके, अब मैं कितने ट्रायल ले रहा हूं, या फिर मैं यस कितने ट्रायल ले रहा हूं, यहां पर 2 ट्रायल ले रहा हूं ना। ओके, तो n का वैल्यू क्या आएगा यहां पर 2। ओके, सो प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 2 क्या लिखेंगे हम, 2c1। ठीक है, यहां पर क्या आएगा 2c1, p का पावर भी 1, q का पावर भी 1 प्लस 2c2, और दोनों बार सक्सेस मिलना चाहिए, यानी कि p का आएगा यहां पर स्क्वायर और q का पावर रहेगा 0। तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 1/13 इंटू 12/13 प्लस ये तो बनेगा 1 और p स्क्वायर यानी कि 1/169। तो टोटल कितना बना 24/169 प्लस 1/169। तो 24/169 प्लस 1/169 becomes 25/169. So yes, here it is, B should be the right answer. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ओके, चलिए, तो ये था बर्नौली ट्रायल के ऊपर का क्वेश्चन। ऑलराइट, बर्नौली ट्रायल के ऊपर वैसे हमने देखेंगे आज कि वैसे क्वेश्चन ना जेई को काफ़ी पसंद भी है। ओके, बर्नौली ट्रायल है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इनके ऊपर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। क्या बोल रहा है कि आन कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स। ओके, बॉक्स में 5 और रेड और 2 ग्रीन बॉल है। बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न, एक बॉल रैंडमली निकाला गया। इफ द ड्रॉन बॉल इज ग्रीन then the red ball is added to the urn। अगर जो बॉल निकाला गया हो वो रेड हो तो ग्रीन बॉल जो है वो अंदर डाला जाता है, या फिर अगर निकाला गया बॉल जो है पहले वो ग्रीन है तो रेड बॉल अंदर ऐड किया जाता है, बट जो ओरिजिनल है वो रिटर्न नहीं किया जाता। ठीक है, ये बात समझनी है, ओरिजिनल को रिटर्न नहीं किया जाता। ऑल राइट, तो अ सेकंड बॉल ड्रॉन इट रैंडम फ्रॉम इट, now a second ball is drawn at random from it, the probability that the second ball is red। तो second ball के red होने की probability निकालनी है। अब देखो इवेंट, हम ये देखो second ball के अगर red की probability निकालनी, यानी कि वो red है उसका टोटल probability निकला, यानी कि ये क्या हुआ टोटल probability थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर हम क्या देखेंगे, देखो इवेंट E1 ऐसा ले सकते हैं कि फर्स्ट ball drawn is green and red ball is added। ठीक है, ये इवेंट हम ले सकते हैं कि पहला बॉल जो निकाला वो ग्रीन है, पर जो हमने ऐड किया वो क्या होगा, ऑब्वियसली रेड होगा, और ग्रीन को वापस नहीं रखा गया है, समझना।
एंड इवेंट E2 में हम क्या लेंगे, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज, मान लो कि वो रेड हो, एंड ग्रीन बॉल जो है वो ऐड किया जाता हो, ऐसा हो सकता है। ओके, अब देखो पहला बॉल ग्रीन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो ग्रीन बॉल है 2, टोटल बॉल हुआ 7, यानी कि 2/7, और पहला बॉल रेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हुई 5/7। इवेंट ए ले सकते हैं सेकंड बॉल इज रेड, या फिर इवेंट आर ले लेते हैं सेकंड बॉल इज रेड। तो अब देखो इवेंट आर जो है वो 2 केस में आ सकता है, 2 केस में अकरेंस में आ सकता है कि पहला बॉल जो है वो ग्रीन आए और उसकी कंडीशन में दूसरा बॉल रेड आए, या फिर पहला बॉल जो है वो रेड बाहर आया हो और उस कंडीशन पर दूसरा बॉल जो है वो रेड आए। सॉरी, यहाँ पर आएगा E2 ना, E2 आएगा यहाँ पर, यह आ सकता है, समझ में आ रहा है। ओके, अब देखो E1 पहला बॉल ग्रीन आए, उसका प्रोबेबिलिटी 2/7। तो जब ग्रीन आएगा तो देखो हमारा जो ऑन था वहाँ पर कितने थे, 5 रेड थे और 2 ग्रीन थे। अगर एक ग्रीन आएगा तो हम क्या करेंगे, रेड को ऐड करेंगे और इसमें से एक ये जो बाहर निकला है वो बाहर निकलता जाएगा। तो उस केस में रेड का प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा, 6/7 रहेगा। समझ में आ रहा है। ओके, तो वो हुआ उसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब पहला बॉल रेड आए, उसका प्रोबेबिलिटी है 5/7। ओके, समझना। तो पहला बॉल जब रेड आएगा तो वो बॉक्स से बाहर निकलेगा और बॉक्स में ऐड कौन होगा, ग्रीन ऐड होगा। तो उस केस में क्या होगा कि रेड बॉल कितने बचेंगे, 4, तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/7। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आई। पहला बॉल रेड हो तो दूसरे बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसमें से एक कम हो जाएगा क्योंकि ये बॉक्स से बाहर निकलेगा, और रेड निकला है तो ग्रीन हमने ऐड किया था तो वहां पर एक ऐड हो जाएगा। तो टोटल एक फेवरेबल आउटकम कितने रहेंगे अपने, 4 रहेंगे आउट ऑफ दी 7। ओके, तो फाइनल आंसर कितना रहेगा इनका, 2, 6, 12 + 20/49, यानी कि ये कितने रहेंगे, 32/49। Let us see if this is the answer or not. 32/49, yes, here it is the option B answer. क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। ओके, सो ये था टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर का क्वेश्चन। ऑलराइट, तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। लेट अस सी द नेक्स्ट वन हियर। अब अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का, नॉर्मल सिक्का जो है वो उछाला गया है। इफ आउटकम इज हेड देन पेयर ऑफ अनबायस्ड डाइस इज रोल्ड। आउटकम अगर हेड है तो 2 डाई को रोल किया जाता है एंड सम इज ऑब्टेन्ड, सम ऑब्टेन्ड इज नोटेड। ठीक है, तो हेड आने पर 2 डाई को उछाला गया और उसका सम नोट किया गया। Now, if the toss of the coin result in tail, तो card is selected from a well shuffled 9 cards of number 1 to 9। तो अगर टेल आ गया तो हम क्या करेंगे कि 1 से 9 नंबर लिखे हुए कार्ड में से एक कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं। अब रैंडमली और उसका ऊपर जो नंबर है वो नोट किया गया है। Probability that the noted number is either 7 or 8, probability that noted number is either 7 or 8, उसका हमें निकालना है। तो देखो 7 और 8 सम दोनों के केस में आ सकता है, हेड के केस में भी आ सकता है, टेल के केस में भी आ सकता है। हेड के केस में 7 नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, समझना। देखो जब हेड आएगा, ठीक है, हेड आएगा तब हमें सम 7 आए, ऐसे कितने फेवरेबल काउंट मिलेंगे, समझना। तो यहां पर क्या आएगा, देखो 1 6 आ सकता है तो 6 1 भी आ सकता है, 2 5 आ सकता है तो 5 2 भी आ सकता है, 3 4 आ सकता है तो 4 7 भी आ सकता है। ठीक है, ये हुए सम 7 आने के चांसेस। ओके, सम 8 आए उसके लिए क्या आ सकता है, 2 6 आ सकता है या 6 2 भी आ सकता है,
3 5 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई आ भी सकता है, नहीं आ सकता ना। ओके चलो, तो सम आइदर 7 आए और 8 आए, उसका प्रोबेबिलिटी देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि देखो हेड आने का प्रोबेबिलिटी होगा 1/2, और जब हेड आए, सॉरी जब हेड आ जाए पहले से ही, तब सम 7 और 8 आए, उसको अगर हम इवेंट ए बोले, ठीक है, तो इवेंट ए जो है उसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, 11/36 रहेगा। इवेंट ए हमने क्या बोला है यहां पर, समझना कि सम इज 7 और 8, तो जब हेड आए तब भी सम 7 और 8 आ सकता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी, और जब टेल आ जाए उसके बाद सम 7 और 8 आए, तो आइदर इसमें एक कार्ड आएगा 7 या फिर तो एक कार्ड आएगा 8, यानी कि फेवरेबल काउंट रहेंगे 2, टोटल काउंट रहेंगे 9। ये क्लियर हुआ। जब हेड आए तो 11 फेवरेबल काउंट, 7 और 8 सम आने के लिए, तो वो हुआ टोटल 11/36 प्रोबेबिलिटी, और इसका हुआ 2/9। ठीक है, तो यहां पर हम सम जो है वो 7 और 8 आने के लिए पहले हेड आ सकता है एंड उसमें सम आ जाए, या फिर पहले टेल आ सकता है एंड उसमें फिर सम आ जाए। तो यहाँ पर आएगा 1/2 इंटू 11/36 प्लस 1/2 इंटू 2/9। ऑलराइट, इसको सॉर्ट आउट कर ले तो कितना रहेगा, 4 यहाँ पर कम होने, तो यहाँ पर हुआ 1/72 प्लस 4 यहाँ पर कम है तो 8/72। ऑलराइट, तो कितना हुआ 9/72, सही है ना। ओके, तो ये आएगा 1/8 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, नहीं यहाँ पर मैंने कुछ ना कुछ गलती की है ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, ये 11 लिखना मैं भूल गया, सॉरी 11 लिखना भूल गया। तो ये कितना आएगा, 19/72 आएगा, 19/72, यानी कि सी इज द राइट आंसर हियर। ओके, सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन। सिंपल, ये वंस अगेन टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट बाय द शूटर इन एनी शॉट इज 1/3, टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/3 है तो मिस होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/3 ऑब्वियसली। देन द मिनिमम नंबर ऑफ ट्राई इंडिपेंडेंट शॉट्स, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड बाय हिम सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of hitting the target at least 1, यानी कि greater than equal to 1 is greater than 5/6। ये प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 5/6 होना चाहिए। ओके, मान लेते हैं इसके लिए नंबर ऑफ ट्रायल लेता है वो n। ऑब्वियसली अगर हम इंडिपेंडेंट शॉट हिट कर रहे हैं तो वो बर्नौली ट्रायल के ऊपर का इक्वेशन बोल सकते हैं। ओके, तो इसको सेटिस्फाई करे ऐसा n का वैल्यू निकालना है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। ये 1 से लेके n तक सम होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन 5/6। यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस 5/6 इज ग्रेटर देन, ये सामने चला जाएगा क्योंकि दोनों वैसे भी पॉजिटिव क्वांटिटी ही है, तो ये सामने चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, NC0 P का पावर 0 Q का पावर n आएगा। ओके, ये रहेगा 1, यहाँ पर आएगा 1/6 ग्रेटर देन P का पावर 0 वो भी 1, Q का पावर n यानी कि 2 पावर n अपॉन 3 पावर n। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 6 को क्या कर देता हूँ, 2 इंटू 3 लिख देता हूँ। ये 3 पावर n यहाँ जाएगा, 2 वहाँ पर चला जाएगा, तो 3 पावर n अपॉन 3 आएगा यहाँ पर, और वहाँ पर आएगा 2 पावर n इंटू 2, ये बना 3 पावर n माइनस 1, ये बना 2 पावर n प्लस 1। n की ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे वो निकालनी है। तो देखो आप ट्रायल ले सकते हो, 1 ले लो, तो फॉर n इक्वल टू 1 यहाँ पर आएगा 1,
और यहाँ पर आएगा 4, ये तो फॉल्स होगा। 2 के लिए सिमिलर, मतलब 1 और 2 चेक करने की वैसे भी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ऑप्शन में देख सकते हो 3, 4, 5 या 6 ये हमारा ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, 3, 4, 5 या 6 को ही ट्राई करेंगे। तो 3 से ही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। चलिए, तो n इक्वल टू अगर 3 है तो यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 2 पावर 4, ये तो फॉल्स होगा क्योंकि ये 9 ग्रेटर देन 16 नहीं आएगा। अगर 4 ले ले तो यहाँ पर आएगा 3 पावर 3 ग्रेटर देन 2 पावर 5, यानी कि ये 27 और 32, ये भी फॉल्स होगा। 5 के लिए 3 पावर 4 और 2 पावर 6, ये आएगा 81 और ये आएगा 64, ये सही हो जाएगा। सो मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा, 5 रहेगा। ओके, ऑलराइट, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट शॉट्स, तो मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। तब टारगेट को एटलीस्ट एक बार हिट करने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ग्रेटर देन 5/6। क्लियर है क्वेश्चन? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 इंटीजर्स आर सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द सेट ऑफ 1 to 11 नेचुरल नंबर्स। ऑलराइट, गिवन दैट द सम ऑफ द सिलेक्टेड नंबर इज इवन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर्स आर इवन। हमें एक इवेंट दिया गया है, इवेंट ए है, सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 इंटीजर सिलेक्ट करें, सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज इवन, और इवेंट बी पूछा गया है बोथ नंबर्स आर इवन, बोथ नंबर्स आर इवन। तो हमें निकालना क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन टू ए निकालना है, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, चलो देखो ए में कितना क्या आएंगे, ए का प्रोबेबिलिटी हम निकालने का ट्राई करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले उसके नंबर ऑफ केसेस निकालते हैं। देखो, सम ऑफ 2 इंटीजर इवन कब आएगा, जब दोनों आइदर ऑड हो या तो दोनों इवन हो। तो दोनों ऑड, देखो 1 से 11 नंबर में ऑड नंबर आएंगे 1, 3, 5, 7, 9 और 11, यानी कि 6। तो यहां पर आएगा 6 में से कोई भी 2 का सम करो, दोनों अगर ऑड है तो उसका सम ऑलवेज रहेगा इवन। या फिर इसमें 2, 4, 6, 8, 10 वो सारे नंबर है इवन नंबर, वो दोनों कोई भी इवन नंबर का सम करो, 5 में से किसी भी 2 का सम करो तो वो रहेगा आपका क्या, इवन सम, क्योंकि 2 इवन का सम भी होता है इवन। गॉट इट? ओके, और बी में कितने ट्रायल आएंगे देख लो, सिंपल सी चीज है, बोथ नंबर्स आर इवन, तो बोथ इवन है तो ऑब्वियसली 5C2 ही होने चाहिए। पैर जब हम लेंगे तो 5C2 ही होनी चाहिए। तो ठीक है, यहां पर हमें क्या करना है, तो दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन निकालो तो 5C2 ही आ जाएगा ना। जो यहां पर 5C2 है, ठीक है, जो मेंबर्स यहां पर आए होंगे वो सेम मेंबर्स यहां पर आने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कंडीशन टू ए क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। लेकिन हमने अभी देखा कि ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल काउंट कितना रहेगा, 5C2 ही रहेगा। तो यहाँ पर आएगा 5C2 अपॉन 6C2 प्लस 5C2। इसको बस हमें सॉल्व करना है। तो 5C2 यानी कि क्या आएगा, ये 5 × 4, यहाँ पर 6 × 5 प्लस 5 × 4, 5, 5, 5 निकल गया। तो 4/10, 4/10 यानी कि 2/5। A is the right option here, 2/5। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? ठीक है, तो B और A का इंटरसेक्शन कैसे निकाला वो हमें खास करके समझ लेना है। ऑलराइट, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। यहां से नंबर 6 क्या बोल रहा है कि सेट S ऐसा है कि उसमें 1 से लेकर 20 तक के नेचुरल नंबर से अ सबसेट बी ऑफ S, B जो है वो S का सबसेट है, B जो है वो S का सबसेट है। सेड टू बी नाइस इफ सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ B इज 7।
ठीक है, एस का सबसेट जो बी है, ऑलराइट, वो नाइस बोला जाएगा, लेकिन कब बोला जाएगा? जब बी के एलिमेंट्स का सम आ जाए 7। तो देखो अब नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस, तो देखो एस के नंबर ऑफ मेंबर है 20, यानी कि यहां पर कितना आएंगे 2 पावर 20, ये रहेंगे हमारे नंबर ऑफ सबसेट। अब इसमें से B is nice if sum of elements is 7। तो हमें यहां पर क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली चूजन सबसेट इज नाइस। तो कोई भी रैंडमली 2 पावर 20 में से कोई भी एक रैंडम अगर हम सबसेट जो है वो ले ले तो वो नाइस हो, उसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो नाइस होने के लिए उसका एलिमेंट का सम 7 होना चाहिए। ठीक है, तो नाइस बी कब आ सकता है? देखो उसमें 7 हो तो वो नाइस हो सकता है, क्योंकि सम ऑफ एलिमेंट 7 है, समझ में आ रहा है? या फिर उसमें 1 और 6 हो तो भी वो नाइस हो सकता है। ओके, बट अभी 6 और 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि सेट में एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो 1 और 6 रहेंगे, 6 और 1 की जरूरत नहीं होगी हमें। फिर क्या रहेगा यहां पर 2 और 5 रहेगा ना, आ रहा है समझ में? उसके बाद आएगा यहां पर सिमिलर वे 3 और 4। तो अभी 2-2 वाले जो है सेट वो सारे आ गए कि जो नाइस बन सकते हैं। अभी 3 की ट्राई करें तो देखो 3 में क्या ले सकते हैं 1, यहां पर कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसेट का मतलब सेट का प्रॉपर्टी है ना कि एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते हम। तो हम ऐसा नहीं बना सकते कि 1,1,5, ये नहीं चलेगा ना। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम 1 और 2 ले रहे हैं, मान लो अगर हम 1 और 2 ले रहे हैं तो सम कितना हुआ 3, रिमेनिंग कितना है साथ में 4, तो 1 2 4 आएगा। आ रहा है समझ में? अभी मान लो हम 1 और 3 ले लिए, ठीक है, तो 1 3 और 3 नहीं चलेगा। सिमिलर वे मान लो हम 2 और 3 ले लिए, तो 2 और 3 जो है वो 5 होता है। अब उसमें 2 वापस नहीं लिख सकते। 2 और 6 ले लिए तो ऑलरेडी 8 हो गए, ग्रेटर देन 7। इसका मतलब कि अब इसमें बाकी कुछ भी नहीं आ सकता। पॉसिबिलिटी अब चेक कर लो एक बार, कोई भी आगे पॉसिबल नहीं है। तो फेवरेबल काउंट कितने हुए 1 2 3 4 5 फेवरेबल काउंट हुए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइस 5 फेवरेबल काउंट, ठीक है, और 2 टू द पावर 20 है टोटल काउंट। ये हुआ हमारा प्रोबेबिलिटी बी। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहां पर कि इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट अ फेयर डाई इज रोल्ड अंटिल 2 4s आर ऑब्टेन्ड इन सक्सेशन। एक एक्सपेरिमेंट में एक फेयर डाई जो है उसको रोल किया जा रहा है अंटिल 2 बार 4 आए इन सक्सेशन। ठीक है, बारी बारी में 2 बार में 4 आने चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। द एक्सपेरिमेंट विल एंड इन द 5th थ्रो ऑफ द डाई। 5वें थ्रो में हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाए, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखो 5वें थ्रो में खत्म होने के लिए क्या कंडीशन है, देखो मतलब क्या हमें सोचना पड़ेगा, ये हमें बात करनी पड़ेगी। देखो ये हमारा फर्स्ट थ्रो होगा, ये हमारा सेकंड थ्रो होगा, थर्ड थ्रो होगा, 4th थ्रो होगा और 5th थ्रो होगा। अब देखो 5वें थ्रो में अगर एक्सपेरिमेंट खत्म करना है तो इट इज वेरी 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 नेसेसरी दैट यहां पर भी 4 आ जाए और यहां पर भी 4 आ जाए, यानी कि इसमें नंबर ऑफ वेज एक एक ही रहेंगे, उसका नंबर ऑफ वेज एक एक रहेगा। यहां पर 4 आए, उसका प्रोबेबिलिटी होगा 1/6, यहां पर भी होगा 1/6। ओके, क्योंकि हर बार हम डाई फेंक रहे हैं, वो सारे इवेंट कैसे है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 1/6, इसका भी प्रोबेबिलिटी होगा 1/6। अब इन दोनों का तो मिल गया, लेकिन पहले 3 में क्या आ सकता है उसकी हमें बात करनी थी। देखो एक बात तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है यहां पर कि जो थर्ड थ्रो है,
थर्ड थ्रो, वहां पर 4 कभी नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है? थर्ड थ्रो में कभी भी 4 नहीं आना चाहिए, यानी कि वहां पर फेवरेबल काउंट कितने हुए? 5 हुए, क्योंकि 4 के अलावा 1 2 3 5 एंड 6 हुए। अगर यहां पर 4 आया तो होगा क्या? देखो यहां पर भी 4, यहां पर भी और 4, तो फोर्थ थ्रो में ही एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा, जो हमें करना नहीं है, हमें तो 5 तक खींचना है। तो कंपलसरी यहां पर तो 4 के अलावा कोई भी नंबर आना ही चाहिए, तो वो 5 आ गया, उसका प्रोबेबिलिटी होगा 5/6। समझ में आ रहा है? ओके, अब यहां पर देखेंगे फर्स्ट थ्रो एंड सेकंड थ्रो, वहां पर समझना, वहां पर क्या होगा देखो कि इन दोनों में 4 ना आए, दोनों में 4 ना आए तो भी चलेगा, या फिर किसी एक में 4 आए वो भी चलेगा। तो 4 ना आए, ठीक है, तो हम उसके अलग से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड थ्रो, फॉर फर्स्ट एंड सेकंड थ्रो। समझना, देखो अब यहां पर क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों में 4 नहीं आ सकते, या फिर पहले में 4 नहीं आएगा लेकिन दूसरे में 4 आएगा। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं? पहले में 4 नहीं आएगा लेकिन दूसरे में 4 आएगा, या फिर पहले में 4 आएगा लेकिन दूसरे में 4 नहीं आएगा। ये क्लियर हुआ? नंबर ऑफ वेज किस तरह से हम फाइंड आउट करें, दोनों में 4 ना आए ऐसा भी पॉसिबल है, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी एक में 4 आए दूसरे में 4 ना आए। तो नंबर ऑफ वेज कितने हुए देखो, 25 + 5 + 5 यानी कि टोटल हुए 25 + 10 यानी कि 35 वेज हुए। ठीक है, 35 वेज हुए। ओके, अब 2 इवेंट है तो डिवीजन में प्रोबेबिलिटी के में अगर देखें तो यहां पर कितने रहेंगे, इनका कंबाइन अगर देखें तो 35/6 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 35/6 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के लिए काउंट कर रहे हैं ना, यहां पर जो भी आएगा उसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 5/6 या फिर प्लस में 5/6 1/6 प्लस 1/6 5/6, इस तरह से प्रोबेबिलिटी में। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा देखो, टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हमारा 35, सारे इवेंट इंडिपेंडेंट ही होंगे, इंटू 5/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, तो 35 × 5 यानी कि 25 × 7 175 अपॉन 6 का पावर आ जाएगा 5, 175/6 पावर 5, दैट्स द प्रोबेबिलिटी हियर। लॉजिक समझ में आ रहा है यहां पर क्वेश्चन में? ओके, यहां पर हमें एंड करना था तो कंपलसरी इन दोनों में तो 4 आने चाहिए, तो वहां पर एक ही फेवरेबल काउंट हुआ 1, मतलब 4 हमारा फेवरेबल काउंट हुआ, प्रोबेबिलिटी होगा 1/6 दोनों का। यहां पर कंपलसरी 4 के अलावा कुछ भी आ सकता है तो उसका प्रोबेबिलिटी भी मिल गया, लेकिन पहले 2 में हो सकता है कि दोनों में 4 ना आए या फिर किसी एक में 4 आ सकता है। सो दैट इज हाउ वी फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ। क्या बोल रहे हैं? क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 40 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, 30 ऑप्टेड फॉर एनएसएस एंड 20 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस। ओके, तो ये वेन डायग्राम से इजीली कर सकते हैं। ये मान लो हमारा सैंपल स्पेस है, ये हमारा एनसीसी वाला है, दूसरा हमारा एनएसएस वाला है। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ एनसीसी, इसको मैं बोल देता हूँ एनएसएस, ये दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब देखो 20 जो है वो बोथ ऑप्टेड है, तो 20 दोनों के इंटरसेक्शन में रहेगा। अब एनएसएस ने 30 लिए थे तो 20 तो दोनों में आ गए होंगे, तो यहाँ पर आए होंगे 10, और इसके थे 40, 20 यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, बाकी रहे होंगे 20। ठीक है, इस तरह से होगा। और टोटल 60 में से 10 ऐसे होंगे जो बाहर रहेंगे दोनों से। क्लियर? अब अगर देखो तो इफ वन ऑफ द स्टूडेंट इज रैंडमली सिलेक्टेड, then probability that the student selected has opted neither for NCC nor for NSS, तो ऐसा स्टूडेंट कि जिसने NCC या NMS दोनों में से कुछ भी नहीं लिया हो, तो सिंपल है, probability of neither
या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि एनएसएस भी नहीं लिया हो यानी कि उसका भी डैश हो और एनसीसी का भी डैश हो। तो दोनों में नहीं है यानी कि दोनों के बाहर होना चाहिए, यानी कि आएगा 10 फेवरेबल काउंट और टोटल काउंट है 60, प्रोबेबिलिटी होगा 1/6 यानी कि ऑप्शन बी वंस अगेन राइट ऑप्शन। ओके, सो ये क्वेश्चन था। आप इवन सेट के बारे में जानते हैं तो वहां से भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्या बोल रहे हैं कि इन अ गेम मैन विन्स ₹100, मैन विन्स ₹100 इफ गेट्स 5 और 6। तो 5 और 6 अगर आए तो वो ₹100 जीतेगा ऑन अ थ्रो ऑफ अ फेयर डाई एंड लूजेस 50 फॉर गेटिंग एनी अदर नंबर। चलो, तो विन का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, फेवरेबल काउंट है 2, तो 2/6 यानी कि होगा वो 1/3। तो फेल का प्रोबेबिलिटी रहेगा 2/3। विन होने पर ₹100 मिलेंगे और फेल होने पर ₹50 सामने देने पड़ेंगे। ओके, नाउ ही डिसाइड्स टू थ्रो द डाई टिल ही गेट्स 5 और 6। वो डिसाइड करता है कि वो 5 या 6 आने तक गेम खेलेगा या फिर टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 थ्रोज, या तो वो मैक्सिमम 3 थ्रो तक वो खेल जो है वो खेल रहा है। मतलब कि पहले थ्रो में अगर 5 और 6 आ गए तो गेम स्टॉप, या फिर पहले में नहीं आए तो अगर दूसरे में आ गए तो भी गेम स्टॉप, या फिर दूसरे में नहीं आए तो तीसरे में आए तो भी वहां पर गेम स्टॉप, या फिर तीसरे में भी नहीं आए तो मैक्सिमम 3 थ्रो तक वो खेल रहा है, यानी कि तीसरे थ्रो में तो वैसे भी गेम खत्म करना ही है। सो एक्सपेक्टेड गेन और लॉस यानी कि हमें उसका मीन निकालना हुआ। आ रहा है समझ में? ओके, तो देखो एक्सपेक्टेड यहां पर अगर वैल्यू हमें निकालनी तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखो ऐसा पॉसिबल है कि, ठीक हो, एक मिनट, एक्सपेक्टेड, हाँ, एक्सपेक्टेड गेन और लॉस। तो देखो वो अगर पहले थ्रो में ही वो जीत जाए यानी कि 5 या 6 आ जाए तो उसको क्या मिलेंगे, ₹100 मिलेंगे। या फिर ऐसा पॉसिबल है, या फिर मतलब और बोला तो बीच में प्लस आएगा, और क्या आएगा कि पहले में वो हार जाए लेकिन दूसरे में जीत जाए, पहले में हार जाए दूसरे में जीत जाए तो कितने मिलेंगे उसको समझना। देखो हारने के ₹50 सामने है, लूज है, और जीतने के ₹100 है, तो एक 50 हारा 100 जीता यानी कि ओवरऑल ₹50 जीत गया। या फिर पहले 2 बार में हार जाए एंड तीसरी बार में जीत जाए तो उस केस में 2 बार के ₹50 हारेगा और 1 बार के ₹100 जीतेगा, ओवरऑल कुछ भी नहीं जीतेगा। गेटिंग इट? या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि तीनों के तीनों बार हार जाए और तीनों के तीनों बार के ₹50 लूज करें यानी कि -150 हो जाए। लूज को माइनस करेंगे, गेन को प्लस करेंगे। ओके, तो यहां पर P और Q का वैल्यू डाल दो अभी, तो ये होगा 100/3 प्लस यहां पर 50, मतलब ये 2/3 1/3 यानी कि 2/9 इंटू 50, तो ये कितना हुआ, 100/9 हुआ ना। ये तो 0 हो गया, ये वाला होगा माइनस में 150 इंटू 2/3 यानी कि 8 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 27। चलो इसको सॉल्व कर लेते हो, 27 हमारा एलसीएम रहेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, न्यूमरेटर में देखो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई होगा तो 900 प्लस 300, 15 8 यानी कि 120 यानी कि ये आएगा 1200 और डिवीजन में 27। ठीक है, तो अब देखो ऊपर आया 1200 और ये भी 1200 यानी कि फाइनल आंसर आ गया 0। तो एक्सपेक्टेड गेन और लॉस कितना हुआ, 0 हुआ, यानी कि मीन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, 0। समझ में आ रहा है किस तरह से हम जीत कर सकते हैं प्रोसेस। पहली बार में जीत सकता है या फिर दूसरी बार में जीते या फिर तीसरे बार में जीते या तो फिर एक भी बार ना जीते। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
क्या बोल रहे हैं कि ए एंड बी दे आर द टू नॉन नल इवेंट्स, यानी कि ए नॉट इक्वल टू 5, बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5 है, दोनों नॉन नल इवेंट्स नहीं है। फिर ए जो है वो बी का सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। अब देखो स्टेटमेंट्स कैसे फॉर्मेट में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू बी फॉर्मेट में है। तो हमें चार में से किसी भी ऑप्शन को चेक करना है तो ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत तो रहेगी ही। तो यहां से हम पता लगा सकते हैं, देखो ए सबसेट बी है, उसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए हो जाएगा। ओके, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू बी रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इतनी चीज। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन, देखो डी तो अपने आप में इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलवेज सही कभी नहीं हो सकता। हमने अगर आप ऐसे ही सिंपल सोचो कि हमने कितने सारे क्वेश्चन देखे जहां पर ए कंडीशन बी का प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सही नहीं होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, तो बी के अकरेंस में आने के बाद ए का अकरेंस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ऑलराइट, अगर हाँ ऐसा होता कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो वहां पर 1 ऑलवेज आता, लेकिन इस केस में वो नहीं आएगा, ये तो निकल ही जाएगा। इवन दो ये भी गलत ही होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ये सब भी आपने कभी नहीं देखा होगा। फिर भी अगर आप इसको गलत नहीं मानते तो इसको छोड़ देते, डायरेक्टली प्रोसेस आगे करते। देखो हम इतना तो जानते हैं कि बी का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0 होगा। इसकी बात सही है आपको? ओके, अब यहां पर अगर इसका मैं रेसिप्रोकल करूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा कि नहीं रहेगा? ओके, तो अब अगर मैं दोनों साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी है, तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज नहीं होगा, इतना आएगा मेरे पास। वेल, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, एक आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू बी, यहां पर देख सकते हैं आप लोग। तो इस वैल्यू को यहां पर रिप्लेस करो तो आपको क्या मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दिस इज ऑलवेज ट्रू, यानी कि ऑप्शन ए इज ऑलवेज करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्या बोल रहे हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स वन हैज टू टॉस अ फेयर कॉइन, मतलब ये वंस अगेन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर का क्वेश्चन बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ ट्रायल हमें फाइंड करने तो है, द वन हैज टू टॉस अ फेयर कॉइन सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एट लीस्ट वन हेड इज एट लीस्ट 90%। तो एटलीस्ट एक बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी जो है, एटलीस्ट एक बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90% हो, वो हमें पता लगाना है। ठीक है, तो समझना, देखो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा, टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगा। मान लेते हैं नंबर ऑफ ट्रायल हुए n, कि जिससे एटलीस्ट एक बार हेड आए उसका प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 90% हो, यानी कि ग्रेटर देन 90% हो। वेल, वंस अगेन इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 90%, यानी कि 9/10। दोनों को एक दूसरे प्लेस पर इंटरचेंज कर दो तो 1 माइनस 9/10 ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 क्या आएगा, NC0 p का पावर 0 इंटू q का पावर n। तो ये बनेगा 1/10 ग्रेटर देन ये आएगा 1/2 का पावर n। ओके, दोनों में साइड अगर हम रेसिप्रोकल ले ले, पॉजिटिव वैल्यूज ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली मैं बोल सकता हूं कि 2 पावर n विल बी ग्रेटर देन 10। क्या आएगा यहां पर, 2 पावर n विल बी ग्रेटर देन 10। ऐसा n का हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो n का ऐसा वैल्यू कितना कैसा आएगा, सिंपल सी चीज है, आपके पास
2 3 4 5 ऑप्शन है, तो n इक्वल टू 2 के लिए पहले चेक कर लो। तो अगर n इक्वल टू 2 है तो यहाँ पर आएगा 4 ग्रेटर देन 10 फॉल्स। n इक्वल टू अगर 3 है तो 8 ग्रेटर देन 10 वंस अगेन फॉल्स। n इक्वल टू 4 है तो 16 ग्रेटर देन 10, यानी कि सही है, डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया। तो मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल कितने होंगे? 4 होंगे, कि जिससे फेयर कॉइन में एटलीस्ट एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 90% हो जाएगा। ओके, चलो ये वैसा ही है जैसे हमने अभी शूटर वाला आगे का क्वेश्चन किया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, नंबर 12। क्या बोल रहे हैं कि 4 पर्सन कैन हिट टारगेट करेक्टली विद द प्रोबेबिलिटीज 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/8 रिस्पेक्टिवली। तो टारगेट ए पर्सन जो है वो टारगेट को हिट करे, उसका प्रोबेबिलिटी 1/2, बी जो है वो टारगेट को हिट करे, प्रोबेबिलिटी 1/3 है, सी टारगेट को हिट करे, प्रोबेबिलिटी 1/4, और डी टारगेट को हिट करे, उसका प्रोबेबिलिटी 1/8 है। ऑल ऑफ हिट एट द टारगेट इंडिपेंडेंटली, मतलब कि चारों के चारों इवेंट कैसे है? इंडिपेंडेंट है। तो प्रोबेबिलिटी द टारगेट वुड बी हिट, तो प्रोबेबिलिटी निकालने की टारगेट को हिट हो। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट हिट, तो ऐसा कर समझ सकता है ना कि कोई एक भी अगर बंदा टारगेट को हिट कर लेता है तो हमारा ये काम तो हो ही जाएगा, टारगेट को हिट तो हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मतलब हमें एटलीस्ट एक बार 4 में से कोई टारगेट को हिट करना चाहिए। अभी यहां पर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हिट फ्रॉम दिस ऑल 4। एटलीस्ट वन हिट को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हिट, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अभी नो हिट हो यानी कि चारों के चारों फेल होने चाहिए, यानी कि ए भी फेल होगा एंड बी भी फेल होगा एंड सी भी फेल होगा एंड डी भी फेल होगा। अभी हमें ये तो पता है कि ए बी सी डी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उनके जो कॉम्प्लीमेंट इवेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट ही होते हैं। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस ए का डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का डैश इंटू सी का डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी का भी डैश। चारों के चारों फेल होने चाहिए, चारों के चारों फेल हो यानी कि क्या आएगा? ए का डैश आएगा 1/2 ना, ठीक है। बी का डैश करेंगे तो आएगा 2/3, यहां पर आएगा 3/4 और यहां पर आएगा 7/8। तो ये कितना आया? 1 माइनस न्यूमरेटर में देखो 7 3 21, ये 2 और 2 निकल जाएंगे, ये 3 और 3 निकल जाएंगे, तो 7/32 आएगा। 32 माइनस 7 यानी कि 25/32। डी विल बी द राइट ऑप्शन, दैट टारगेट विल बी हिट, टारगेट विल बी हिटिंग एटलीस्ट 1, यानी कि टारगेट को कोई ना कोई हिट एक बार तो कर ही लेगा। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई एक ही हिट करे या फिर कोई 2 हिट करे या कोई 3 हिट करे या तो चारों के चारों हिट करे, तो वो प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा? 25/32 बाय दिस वे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स फेयर कॉइन मस्ट बी टॉस सो दैट गेटिंग द एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 99%। पिछले वाले में ये 90% था, अब ये है कितना? 99%। यानी कि अब हम इसके में डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 99%, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन 99/100। इसको सामने जाने दे, इसको लेफ्ट साइड ले लो, तो 1 माइनस 99/100 यानी कि आएगा 1/100 ग्रेटर देन NC0। P का पावर तो 0 रहेगा, Q का पावर n रहेगा। P यानी कि हेड का प्रोबेबिलिटी, Q यानी कि नॉन हेड का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये आया 1/100 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 पावर n। रेसिप्रोकल करें तो 2 पावर n ग्रेटर देन आएगा 100। n की जो वैल्यूज है वहां से 5 से स्टार्ट करते हैं, तो n इक्वल टू अगर 5 है तो यहाँ पर आएगा 32 ग्रेटर देन 100।
फॉल्स रहेगा ये। अगर n इक्वल टू 6 ले ले तो यहाँ पर आएगा 64 ग्रेटर देन 100, ये भी फॉल्स। n इक्वल टू 7 ले ले तो 128 ग्रेटर देन 100 सही रहेगा, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल शुड बी 7। ओके, अब तो ये इजी क्वेश्चन बन रहा है ना। ओके, 14 नंबर में चलते हैं। क्या बोल रहे हैं कि इफ 3 ऑफ द 6 वर्टाइसिस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन आर चूजन एट रैंडम। रेगुलर हेक्सागोन है, उसके 6 में से 3 वर्टाइसिस को सिलेक्ट किया जाता है। अब मान लो कि अपने पास ये एक रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है। इसके वर्टाइसिस है A B C D E F। इसमें से कोई 3 रेगुलरली मतलब रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्राइंगल फॉर्म्ड विद दिस चूजन वर्टाइसिस इज इक्विलेटरल। तो इन 3 वर्टाइसिस के ऊपर से जो ट्राइंगल बन रहा है वो इक्विलेटरल हो, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब देखो, ये रेगुलर हेक्सागोन है तो इसके साइड्स तो इक्वल रहेगी, साथ में जो डायगोनल बनेंगे वो डायगोनल अपने साथ, अपने जैसे डायगोनल्स के साथ क्या रहेंगे, वो इक्वल रहेंगे। इस तरह से कुछ बनता होगा। ओके, अब देखना, समझने की ट्राई करना। ये सारी रेड लाइंस कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी, और ये सभी एक सेंटर में मीट कर रही होगी। अभी नहीं कर रही है क्योंकि थोड़ा सा अपना मतलब परफेक्ट नहीं बना होगा ना। ओके, देखो, तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल वेज टू सिलेक्ट 3 वर्टाइसेस आउट ऑफ 6 कितने होंगे, 6 C3 होंगे, हाँ या ना। अब उसमें से हमें ऐसे ट्राइंगल फॉर्म करने हैं जो इक्विलेटरल हो। अब देखो, ऐसे ट्राइंगल अगर मैं कोई भी लूंगा कि जिसमें कोई एक साइड इंक्लूड करती हो, देखा, समझने की ट्राई करो। अगर मेरे ट्राइंगल में कोई भी एक साइड अगर इंक्लूड करती है तो वो डायगोनल वाले किसी के साथ भी वो मैच नहीं करेंगे, यानी कि वो इक्विलेटरल बन ही नहीं सकता। तो ऐसे सारे ट्राइंगल जो साइड को इंक्लूड करते हैं उसको मैं हटा दूंगा। तो अगर मैं उसको हटाने की बात करूं तो देखो, ये मैं अगर मैं इतनी साइड से अगर हटा दूं, ओके, तो देखो, इसको मैं कंसिडर नहीं करने वाला हूं, ठीक है। अभी इन चीजों को मैं कंसिडर अगर नहीं करूं तो बाकी के जो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं ACE, उसमें देखो तीनों के तीनों साइड रेड कलर से है। दूसरा ट्राइंगल BDF, उसमें भी तीनों की तीनों रेड कलर से है। तो ये दोनों मेरे ऐसे ट्राइंगल बनेंगे जिसमें क्या होगा, सारी साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि वो इक्विलेटरल होंगे। उसके अलावा अगर आप ट्राई करो, मान लो कि BD और A को, तो होगा क्या, BD DA वो सेम रहेंगे, लेकिन AB क्या रहेगा, गलत आ जाएगा हमारा। उसी तरह यहां पर भी अगर इसके साथ जोड़ दे तो FCD करो, नहीं पसंद आएगा आपको, क्योंकि वहां पर ये वाला साइड नहीं चाहिए हमें। फिर FCE करो तो वहां पर FE नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। फेवरेबल काउंट कितने होंगे, 2, तो R विल बी इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितने होंगे, 2 डिवाइडेड बाय 6 C3, यानी कि 6 5 4 3 2 1, 3 2 3 2 कैंसल, 4 4 2, ये आएगा 1/10। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नंबर 15 में चलते हैं। क्या बोल रहे हैं कि लेट अ रैंडम वेरिएबल x हैव अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 8। देखो, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन अगर 8 है तो मीन मतलब हम क्या लिखते हैं, n इंटू पी लिखते हैं। एंड वेरिएंस जो है 4 है तो NPQ हम क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। समझ में आया। तो हमें अगर प्रोबेबिलिटी गिवन है x लेस देन इक्वल टू 2 का k/2 पावर 16, तो k का वैल्यू निकाल के दो, ये हमें फाइंड आउट k का वैल्यू यहां पर करना है, ठीक है।
चलो मीन गिवन है, वेरिएंस गिवन है। अब इनके ऊपर से देखो एनपी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो क्यू का वैल्यू कितना रहेगा, 1/2 रहेगा। अगर क्यू 1/2 है तो ऑब्वियसली पी भी 1/2 ही आने वाला है बाइनोमियल में। एंड अगर ये दोनों 1/2 है तो एन कितना रहेगा, नंबर ऑफ ट्रायल रहेगा 16, पी का वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट करने पर डन, एन पी क्यू मिल गया हमें। यहां पर अब देखो क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 2 k/2 पावर 16। तो देखो k/2 पावर 16 जो है उसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 0, 1 एंड 2 जैसे सम कर सकते हैं। अब यहां पर अब देखो x इक्वल टू अगर 0 है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पहला टर्म क्या आएगा यहां पर 16c0, ठीक है, p का पावर 0 q का पावर n, तो ऑलवेज जो 1/2 है उसका पावर 16 तो रहेगा ही, ठीक है, क्योंकि ऐसा बोलो तो आपको p का पावर 0 आएगा और q का पावर रहेगा 16, तो टोटल मिला के ऑलवेज 16 रहेगा ही। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 पावर 16, यहाँ पर आएगा 16c1 1/2 पावर 16 प्लस 16c2 1/2 पावर 16। 2 पावर 16 कॉमन निकल के दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो k का वैल्यू क्या बचेगा 16c0, 16c1 एंड 16c2, यानी कि 1 प्लस 16 प्लस 16 इंटू 15/2, यानी कि 17 प्लस 120 होता है 137। ऑलराइट, सो k का वैल्यू कितना आएगा 137 आएगा यहां पर, सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर, मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ओके, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मीन आपका क्या होता है बाइनोमियल में, ऑलवेज मीन होता है एनपी और वेरिएंस होता है एनपीक्यू, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया है तो वो क्या होता है अंडर रूट में वेरिएंस, यानी कि अंडर रूट में एनपीक्यू होता है। ओके, तो इसके ऊपर से फटाफट आपको सब कुछ वैल्यू जो है वो यहां पर मिल जाएगी। क्लियर है? नंबर 16 देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि अ पर्सन थ्रोज अ फेयर डाई, ही विंस 15 रुपीज फॉर थ्रोइंग अ डबलेट। ओके, अगर वो डबलेट फेंकता है तो उसको 15 रुपये मिलेंगे। देन व्हेन ही थ्रोज and he wins ₹12 when throw results in the sum of 9। अगर सम 9 आए, ऐसा अगर वो थ्रो करता है वो तो 12 रुपये वो जीतता है, और लूजेस 6 फॉर एनी अदर आउटकम अदर देन डबलेट, और 9 ही लूजेस ₹6। सो एक्सपेक्टेड गेन और लॉस हमें निकालना है। चलिए, एक्सपेक्टेड गेन और लॉस अगर निकालना है यानी कि मीन निकालना है, तो देखो एक्सपेक्टेड गेन और लॉस, देखो क्या होगा। मान लेते हैं कि पहली बार में वो डबलेट ले आता है, तो डबलेट आने के लिए उसके पास फेवरेबल क्या रहेंगे, देखो या तो 1-1 लाना चाहिए, या फिर 2-2 आना चाहिए, या फिर 3-3, 4-4 चाहिए, या फिर 5-5 चाहिए, या फिर 6 and 6 चाहिए। इन सभी के लिए वो 15 रुपये जीतेगा, या फिर वो 12 रुपीज जीतता है जब सम 9 में रिजल्ट आता है, यानी कि सम 9 आए तो वो आ सकता है, देखो 2-6 तक तो आ नहीं सकता, यानी कि 3-6 तक आएगा सम 9, या 6-3 में आएगा, 4-5 में आएगा, या 5-4 में आएगा सम 9। इसके अलावा सम 9 कहाँ आ सकता है, नोवेयर। तो इसके केस में वो 12 रुपीज जीत जाएगा एंड 6 रुपये हार जाएगा बाकी सारे केसेस में। तो देखो अगर हम 2 डाई फेंक रहे तो टोटल आउटकम आ सकते हैं पॉसिबल 36, उसमें से 6 ऊपर आ गए, 4 नीचे आ गए, ठीक है, यानी कि कितने आ गए 10। अभी इसमें से कोई मिसिंग नहीं ना, एक बार देख लेते हैं फिर से। 3 6 और 6 3 4 5 5 9 5 4, आई गेस कोई मिसिंग तो नहीं है। 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 भी आ गया, ओके। सो ये आ गए 3, मतलब 6 और 4 10, तो बाकी रहे कितने 26 केस।
बाकी 26 जो केस है उन सभी केस में वो क्या करेगा, तो वो वहां पर 6 रुपये हार जाएगा। ठीक है, समझना। अभी ये 26 इंटू 6 नहीं लिखेंगे, अभी तो हम क्या करेंगे 26 वो जो केस है ना जिसमें आएगा 1 2 फिर क्या आएगा 1 3, ऐसे सारे केस जो है ऑलराइट वो कितने रहेंगे टोटल 26 केसेस। उन सभी केस में वो क्या करेगा 6 रुपये हार रहा होगा। समझना अभी इतनी बात। ओके, अब देखो ये 6 आए, उनका प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा 6/36, इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 4/36। समझ में आ रहा है? और इसका कितना रहेगा 26/36। सो एक्सपेक्टेड गेन और लॉस कितना रहेगा 6/36 इंटू 15 प्लस 4/36 इंटू 12 माइनस 26/36 इंटू 6, ये रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया यहां पर क्या हुआ ये? ठीक है, इनमें से कोई भी एक आए उसका प्रोबेबिलिटी आएगा 6/36, ये इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 4/36 और ये 26 दूसरे रिजल्ट है उसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 26/36। तो देखना ये 1/6, ये भी 6 और यहाँ पर 2, ये भी यहाँ पर 6 कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 15/6 प्लस 8/6 माइनस 26/6। तो 15 + 8 यानी कितना हो गया ये 15 + 8 यानी कि 23 माइनस 26/6 यानी कि ये आएगा -3/6 यानी कि -1/2। ऑलराइट, सो आंसर ऑफ दिस शुड बी -1/2 यानी कि 1/2 क्या आएगा लॉस में आएगा, क्योंकि नेगेटिव में आया ना, तो नेगेटिव कब आता है लॉस हो तभी, यानी कि 1/2 कितना आया लॉस में आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज गिवन दैट फॉर एन इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ एडमिशन टेस्ट कैंडिडेट इज गिवन 50 प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। कैंडिडेट को 50 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। ओके, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज 4/5। कैंडिडेट कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करे, ठीक है, कोई एक प्रॉब्लम उसका प्रोबेबिलिटी है 4/5, then the probability that he is unable to solve less than 2 problems, probability that he is unable to solve less than 2 problems। अब देखो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में ना सक्सेस अपना क्या है और फेलियर अपना क्या है वो ध्यान से डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें किसके ऊपर काम करना है, अनेबल टू सॉल्व है, तो अगर अनेबल टू सॉल्व है उसका प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा 1/5 रहेगा, क्योंकि एबल टू सॉल्व कितना है 4/5 है। तो हमने अनेबल टू सॉल्व को क्या कर दिया अपना सक्सेस मान लिया और एबल टू सॉल्व को अपना फेलियर मान लिया। तो अब हमें क्या करना है अनेबल टू सॉल्व लेस देन 2 प्रॉब्लम, यानी कि हमारा जो सक्सेस है वो लेस देन इक्वल टू 2 के केस में आ जाना चाहिए। लेस देन 2 प्रॉब्लम है, लेस देन 2 प्रॉब्लम यानी सिर्फ लेस देन 2 आएगा। ओके, तो लेस देन 2 में क्या आना चाहिए 0 भी आना चाहिए 1 भी आना चाहिए। 0 आने के लिए देखो नंबर ऑफ ट्रायल कितने होंगे 50 होंगे, तो 50C0 पहली बार में वो क्या होना चाहिए, मतलब P का पावर आएगा 0, Q का पावर रहेगा 50 प्लस यहां पर आएगा 50C1, P का पावर 1, Q का पावर रहेगा 49। अब इसको सॉल्व करो, ये तो रहेगा 1, ये भी बनेगा 1, Q पावर 50 यानी कि 4/5 पावर 50। ओके, 50C1 यानी 50, P पावर 1 यानी कि 1/5 एंड Q पावर 49 यानी कि 4/5 पावर 49। वेल यहां पर ऑप्शन में हम देखो पावर आइदर 48 चाहिए या 49 चाहिए, तो हम क्या करते हैं 4/5 का पावर 49 कॉमन ले लेते हैं। तो 4/5 का पावर 49 कॉमन लेने पर अंदर क्या बचेगा 4/5 प्लस 50/5।
तो ये कितना हुआ टोटल 54/5। तो 54/5 इंटू 4/5 का पावर 49, यानी कि यस ए इज द राइट ऑप्शन हियर, ए इज द राइट ऑप्शन हियर। ओके, इसके केस में आप फेलियर किसके मान के हो और सक्सेस किसको मान के हो, ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे केस में जो लास्ट में क्या दिया गया कि अनेबल टू सॉल्व, उसको अगर आप सक्सेस मान लो तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली आपसे टैकल हो सकता है। क्लियर है ये क्वेश्चन? ओके, सो आई गेस ये अपना कुछ लास्ट क्वेश्चन जो है यहां पर होना चाहिए। यस, आई एम राइट हियर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड फाइनली द लेक्चर एंड्स हियर। तो आपको समझ में आया होगा आई गेस कि प्रोबेबिलिटी के कैसे क्वेश्चन जो है वो हमें प्रैक्टिस में ज़्यादा लेने हैं। क्या क्या हमने निकाला, एक तो था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे, दूसरे थे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर, फिर थे बर्नौलीज ट्रायल जो सॉरी बेयस थ्योरम जो है उसके क्वेश्चन तो अभी प्रीवियस ईयर में नहीं दिखे, लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो है वहां पर हमें क्वेश्चन दिखे थे 2-3। फिर इन रैंडम वेरिएबल के भी क्वेश्चन आते हैं एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो ये सारे टॉपिक जो है एडवांस प्रोबेबिलिटी के 12th के वो आपको बहुत ही ज़्यादा करने हैं। हाँ, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बेस्ड जो 11th में क्वेश्चन आते थे वो भी आपको थोड़े करने हैं, क्योंकि उनके ऊपर से भी आपने देखा है कि 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर बने थे। ओके, सो उसको भी करना भूलना मत। सो मिलता है नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड जय भारत।